आज के क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है और आज हमारा टॉपिक क्या है? अंक गणित। ठीक है, अंक गणित से संबंधित पहले भी बहुत सारे एपिसोड्स इस चैनल पर आ चुके हैं। आशा है कि आप लोगों ने वो सारे एपिसोड्स देखे होंगे और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। इसी चैनल पर मेंटल एबिलिटी से संबंधित एपिसोड्स भी बहुत सारे आए हैं, तो आप उन एपिसोड्स को भी देखें। लेकिन ये सब करने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले एपिसोड्स की जानकारी भी आपको पहले ही मिल जाए और आपका कोई एपिसोड मिस ना हो और आपकी तैयारी अनवरत चलती रहे। ठीक है, तो चलते हैं आज के प्रश्न में। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹500 एंड हैंस अ लॉस इज इनकर्ड। Had the article been sold for ₹700, the shopkeeper would have gained 3 times the former loss. What is the cost price of the article? अब हमारा प्रश्न कह रहा है और ये 4 आंसर विकल्प हैं उत्तर के। ये 4 विकल्प है, 525 रुपया, 600 रुपया, 550 रुपया, 650 रुपया, ये सब उत्तर विकल्प है। ठीक है, हमारा प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु को 500 रुपया में बेचा गया और उसको बेचने पर विक्रेता को घाटा हुआ। ठीक है, और यदि वो विक्रेता उस वस्तु को 700 रुपया में बेचता, ठीक है, 700 रुपया में बेचता, तो उसे अपने घाटे का यानी कि 500 में बेचने पर जो घाटा हुआ है उस घाटे का 3 गुना लाभ होता। क्या होता? उस घाटे का 3 गुना लाभ होता। तो बताओ उस वस्तु की कीमत क्या है? ठीक है, एक बार फिर से प्रश्न सुन लो कि एक व्यक्ति ने 500 रुपये में एक वस्तु को बेचा तो उसे घाटा हुआ, और यदि वह व्यक्ति उसी वस्तु को 700 रुपया में अगर बेचा होता तो जितना अभी घाटा हुआ है 500 रुपया में बेचने पर उसका 3 गुना तो उसे फायदा होता। तो बताओ वस्तु की कीमत क्या थी, उसका क्रय मूल्य क्या था? ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। अब यहां पर पहली स्थिति में विक्रय मूल्य के 3 स्थितियां हो सकती है। पहला, या तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ना तो लाभ है ना ही हानि है। या फिर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है जिसे हम घाटा कहते हैं, तो वैसी स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य घटे घाटा। और तीसरी स्थिति होती है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है यानी कि वहां पर लाभ हो रहा है, तो वैसी स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य जोड़ लाभ। यहाँ की स्थिति क्या है ये देखो, पहली स्थिति में इसको घाटा हो रहा है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 500 रुपया है, और वो किसके बराबर होगा? वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसमें जो जितना उसको घाटा हुआ है। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में विक्रय मूल्य क्या था इसका? 700 रुपया, और 700 रुपया वाली स्थिति में जब उसने 700 रुपया में बेचा तो हमारे प्रश्न में क्या कहता है कि 500 में बेचने पर जो घाटा हुआ उसका 3 गुना लाभ हुआ। ठीक है, तो हमने लिख लिया, चूंकि इस स्थिति में लाभ हो रहा है तो यहाँ विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब क्रय मूल्य तो दोनों ही में स्थिति में समान है, यहाँ लाभ और घाटे का प्रश्न है, और यहाँ पर 700 में बेचने पर उसे लाभ हो रहा है और वो भी घाटे का 3 गुना। तो हमने लिख दिया विक्रय मूल्य यानी कि 700 बराबर क्रय मूल्य जोड़ घाटे का 3 गुना लाभ यानी 3 गुने घाटा। ठीक है, अब इसमें से यानी कि इस 700 वाले समीकरण में से ऊपर वाला ये 500 वाला समीकरण हम घटा लेते हैं। तो 700 घटे 500 यानी कि इसमें से हमने इसको घटा दिया। 700 घटे 500 बराबर, अब देखो ये 700 किसके बराबर था? क्रय मूल्य जोड़ 3 गुने घाटा, तो लिख दिया क्रय मूल्य जोड़ 3 गुने घाटा घटे, क्योंकि यहाँ पर हमने घटाया है। तो अब 500 के राइट साइड में क्या था? क्रय मूल्य घटे घाटा, तो हमने लिख दिया क्रय मूल्य घटे घाटा। अब इसको फिर से हम लिखते हैं क्रय मूल्य जोड़ 3 गुने घाटा। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर ये घाटा का चिन्ह था, अब ब्रैकेट हटाओ तो क्रय मूल्य के साथ ये घाटा आ जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि प्लस घाटा, यानी क्रय मूल्य जोड़ 3 गुने घाटा घटे क्रय मूल्य जोड़ घाटा। अब क्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्या हुआ? कैंसिल हो गया, कट गया।
तो क्या बचा 3 गुने घाटा जोड़ घाटा। अब 3 गुने घाटा जोड़ घाटा बराबर क्या होगा 4 गुने घाटा, यानी 4 घाटा हो गया, 3 घाटा ये और 1 घाटा ये, यानी 4 घाटा। और 700 और 500 का अंतर क्या हुआ, 700 में से 500 घटाओगे तो कितना होगा 200, यानी ये 200 किसके बराबर है 4 गुने घाटा। 4 घाटा मतलब 4 गुने घाटा। तो घाटा बराबर क्या होगा, ये आ जाएगा इस तरफ बट्टे में, यानी कि 200/4। आप 200 में 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा 50 रुपये। यानी कि उस व्यक्ति को कितना घाटा हुआ था 500 रुपया में वस्तु को बेचने पर 50 रुपया। तो यदि वस्तु को 500 रुपया में बेचने पर 50 रुपये का घाटा होता हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो, विक्रय मूल्य जोड़ घाटा। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना था 500 रुपया और घाटा कितना निकला 50 रुपया, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 550, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था 550 रुपया। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, ये देखो हमारे इस विकल्प में आ गया है, हमारा उत्तर हुआ विकल्प बी। समझ रहे हो ना, अगर नहीं समझ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कोशिश करेंगे कि आपकी उस समस्या का मैं समाधान कर सकूं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, when -1 is multiplied by itself 100 times the product is। अब ये 4 विकल्प दिए गए हैं, 1, 100, -1 और -100। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि -1 को 100 बार खुद से ही गुना करे, यानी -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1, यानी 100 बार -1 को आपस में गुना किया, तो बताओ उसका मान क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उसका मान होगा, जिसमें 1 है, 100 है, -1 है और -100 है। ठीक है, चलो इसको करते हैं सॉल्व। मान लो हमने लिखा -1 इंटू -1, फिर लिखा -1 गुने -1, फिर लिखा -1 गुने -1, फिर लिखा -1 गुने -1, और ऐसे ही लिखता गया। हमने 100 बार -1 को -1 से गुना किया। ठीक है, तो कितने पेयर्स बनेंगे जरा सोचो, अंदाजा लगाओ, कल्पना करो। तो -1 इंटू -1 यानी -1 गुने -1 के 50 पेयर्स, 50 इनकी 50 जोड़ियां बनेगी। 100 हैं और एक जोड़ी में 2 आ जाती हैं तो 50 जोड़ियां बनेगी। अब माइनस और माइनस को गुना करने पर आप लोग जानते हो क्या हो जाता है प्लस। तो ये प्लस हो गया, और प्लस यानी कि 50 क्या आएंगे +1, 50 + 1 यानी कि +1, ये भी +1 हो जाएगा, ये भी +1 हो जाएगा, ये भी +1 हो जाएगा। अब हम +1 को गुना कर रहे होंगे, यानी कि +1 इंटू +1 इंटू +1 इंटू +1, ऐसा 50 बार हम लोग करेंगे। ठीक है, अब फिर इस +1 को और इस +1 को आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा, फिर +1, और ऐसी जोड़ियां कितनी बनेगी 25, यानी कि कुछ भी हो, कितनी बार भी हो, अब हमारी संख्या क्या बन चुकी है +1। अब कितनी बार भी गुना करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा +1। ठीक है, तो इसीलिए हमारा उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए A +1। ठीक है, +1 को सीधे 1 भी लिख सकते हो, तो हमारा उत्तर है A। चलो एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि गुना करने पर किस तरह से चिन्ह बदलते हैं। अब देखो, माइनस या प्लस अगर सम संख्या में गुना करना हो तो हमेशा वो क्या आएगा, चाहे माइनस को सम संख्या में गुना करो, जैसे अभी के मामले में किया 100 बार किया तो हमेशा उत्तर आएगा प्लस में, और प्लस को भी सम संख्या में गुना करो या भी सम संख्या में गुना करो तो हमेशा परिणाम क्या आएगा प्लस में। अब माइनस को ये देखो, यहाँ माइनस अगर सम संख्या में गुना करेंगे तो प्लस होगा, माइनस को अगर विषम संख्या में गुना करेंगे तो माइनस होगा। यानी कि मान लो 55 बार हमें माइनस को गुना करना है, तो 55 क्या है विषम संख्या, तो परिणाम हमेशा माइनस आएगा चूंकि विषम है। लेकिन यही अगर 56 बार होता तो परिणाम क्या होता, जो भी आता वो प्लस में आता। प्लस को चाहे सम संख्या में हो या विषम संख्या में हो, उसको कितनी भी बार भी आपस में गुना करोगे तो रिजल्ट हमेशा प्लस होगा। ये बस जानकारी देने के लिए मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। उत्तर हमारा मिल चुका था, हमारा उत्तर था ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ये रहा हमारा अगला प्रश्न। सिंप्लीफिकेशन ऑफ 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80 इन फ्रैक्शनल फॉर्म इच, यानी कि कह रहा है कि 2.75 घटे 1.25 जोड़ 4.75 घटे 3.80, इसका जो परिणाम होगा उसको भिन्न के रूप में या मिश्रित भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। जो परिणाम इनकी क्रिया करने के बाद आएगा उस परिणाम को भिन्न के रूप में हम कैसे लिखेंगे, इनमें से कोई हमारा उत्तर होगा। विकल्प दिए गए हैं 2.9/20, 2.9/10, 1.9/10 और 5.9/20। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखो इसमें क्या है, 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80। इसमें प्लस वाले कौन कौन है, ये दो हैं, 2.75, और ये दूसरा प्लस वाला कौन है, 4.75। ठीक है, और माइनस वाले दो कौन है, ये देखो 1.25 और 3.80। तो प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं और माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं। हमने प्लस वाले को जोड़ा, 2.75 जोड़ 4.75, तो क्या आया, ये देखो 7.50। ठीक है, और माइनस वाले को एक साथ में जोड़ा, 1.25 और 3.80 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5.05। अब ये माइनस था, ये प्लस था, चलो इसको घटा लेते हैं। जब इसको घटाओगे 7.50 में से 5.05 तो क्या आएगा, ये 2.45। इतना तो आपको स्पष्ट हो गया कि इस क्रिया का जो परिणाम होगा, इनको जोड़ने घटाने वगैरह के बाद जो संख्या आएगी वो संख्या होगी क्या, 2.45। अब मुझे 2.45 को भिन्न के रूप में या मिश्रित भिन्न के रूप में दिखाना है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि दशमलव से पहले जो संख्या है वो सारे पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा है, दशमलव के पीछे यहाँ पर कौन है, 2। तो 2.5 को जब हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो इस 2 को हम पूर्णांक में लिखेंगे, तो हम क्या कहेंगे, 2 पूर्णांक। अब इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2, तो दशमलव के बदले हमने रख लिया 1, और जितने अंक हैं दशमलव के बाद, कितने अंक हैं, 2, 4 और 5, ये 2 अंक हैं, तो उतने शून्य डाल लो उस 1 पे, तो हमने डाल लिया। दशमलव के बदले हमने क्या लिखा, 1, और दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक हैं तो हमने 2 शून्य डाल लिया, तो कितना हो गया, 100। अब इस संख्या को हम कैसे लिखेंगे, 2 पूर्णांक 45 यहाँ ऊपर में, चूंकि दशमलव के बदले हमने यहाँ 100 लिख लिया तो 45 ऊपर में आ गया और उसके नीचे में 100 आ गया, तो 2 पूर्णांक 45/100। अब हम देखेंगे कि क्या 45 और 100 में कोई कॉमन फैक्टर है जो कट सके, है बिल्कुल। 5 से देखो 45 कट जाएगा, 5 गुने 9 बराबर 45 और 5 गुने 20 बराबर 100, यानी कि 5 दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो 9 से ये कट गया और 20 से ये कट गया। अब इस संख्या को हम फिर से कैसे लिख सकते हैं, 2 पूर्णांक 9/20। अब इसमें से नहीं कटेगा, 9 से 20 नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, 2 पूर्णांक 9/20। अब हम देखते हैं अपने विकल्प में, ये देखो यहाँ पर है 2 पूर्णांक 9/20, तो हमारा उत्तर क्या हुआ, ए। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न इस क्लास का। चलो, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अ स्क्वायर swimming pool of side 8 meter occupies 1/8 part of the plot. The length of the plot is। अब ये विकल्प दिए गए हैं उत्तर के, 64 मीटर, 16 मीटर, 32 मीटर, 12 मीटर। अब हमारा प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार प्लॉट है। ठीक है, एक आयताकार प्लॉट है, जमीन का एक टुकड़ा है जो आयताकार है। ठीक है, जिसमें उसकी जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई का दुगना है। लंबाई क्या है, चौड़ाई का दुगना है। उस आयताकार जमीन के टुकड़े की जो लंबाई है वो चौड़ाई की दुनी है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि उसके एक कोने पर 8 मीटर का एक 8 मीटर भुजा वाली एक
तालाब बनी हुई, एक स्विमिंग पूल है। ठीक है, तो ये रहा 8 मीटर भुजा वाली एक स्विमिंग पूल उसके कॉर्नर पे है। तो बताओ उस प्लॉट की लंबाई क्या है। अब आप इस फिगर पर, इस चित्र पर गौर करो। ये रहा वो आयताकार प्लॉट। ठीक है, अब इसकी चौड़ाई ये रही, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। और प्रश्न में कहा गया है कि ये लंबाई जो है वो इस चौड़ाई की का तुलना है। ठीक है, अब ये लंबाई बराबर यहाँ पर 2 गुने चौड़ाई है। अब ये हमको देखना है कि इस वर्ग का जो इसके एक कॉर्नर पर है और इसका कुल क्षेत्रफल इस आयताकार प्लॉट के क्षेत्रफल का 8वां हिस्सा है। ये भी हमारे प्रश्न में दिया गया है कि अ स्क्वायर स्विमिंग पूल ऑफ साइड 8 मीटर ऑक्युपाइज 1/8 पार्ट ऑफ द प्लॉट, यानी कि इस स्विमिंग पूल का जो क्षेत्रफल होगा वो इस पूरे प्लॉट के क्षेत्रफल का 1/8 है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसका इस वर्गाकार पूल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और इसकी एक भुजा यानी कि चारों भुजा तो बराबर होगी, लेकिन एक भुजा की लंबाई क्या है 8 मीटर। तो हमने भुजा स्क्वायर जब किया तो 8 गुने 8 भी किया और 8 को 8 से गुना करोगे तो 64 आएगा। तो इस पूल का, ये जो स्विमिंग पूल है उसका क्षेत्रफल क्या हो गया 64 वर्ग मीटर। ठीक है, और ये क्षेत्रफल उस पूरे प्लॉट के क्षेत्रफल का 8वां हिस्सा है, ऐसा ही हमारे प्रश्न में बताया गया है। यानी कि 64 वर्ग मीटर बराबर 1/8 गुने आयत का क्षेत्रफल। आयत से मतलब इस आयताकार प्लॉट से है। ठीक है, तो 64 मीटर स्क्वायर बराबर 1/8 गुने आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 8 से इसको गुना कर दो, 64 गुने 8 बराबर 512 वर्ग मीटर। यानी कि इस पूरे आयत का क्षेत्रफल क्या है, इस आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल क्या है 512 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई, हम लोग जानते हैं। लेकिन इसकी लंबाई क्या है 2 गुने चौड़ाई है। तो हम लंबाई के बदले क्या हमने लिख लिया 2 गुने चौड़ाई, और लंबाई गुने चौड़ाई में लंबाई तो हमने ये लिख लिया, अब चौड़ाई भी लिख लिया। तो 2 गुने चौड़ाई, यानी कि हमें लिखना था क्या लंबाई गुने चौड़ाई, लेकिन लंबाई क्या है 2 गुने चौड़ाई के बराबर है, इसीलिए लंबाई की जगह हमने लिख लिया 2 गुने चौड़ाई और चौड़ाई की जगह चौड़ाई लिख लिया। तो 2 गुने चौड़ाई ये क्या है आयत का या आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, और वो हमने क्या निकाला 512 वर्ग मीटर। तो 2 गुने चौड़ाई बराबर 512 वर्ग मीटर। ठीक है, अब चौड़ाई का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 512/2 यानी कि इसको काटोगे तो क्या आएगा 256, यानी कि उस आयताकार प्लॉट की चौड़ाई का वर्ग यानी चौड़ाई गुने चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 256 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चौड़ाई बराबर इसका रूट लोगे यानी कि रूट अंडर 256। अब 256 का वर्गमूल निकालोगे, इसको तोड़ो, फैक्टर में तोड़ोगे तो 16 गुने 16 बराबर क्या होता है 256। अब उसमें से एक 16 ले लो, यानी कि चौड़ाई कितनी होगी 16 मीटर। ठीक है, अब हमें तो पूछ रहा है लंबाई, और लंबाई बराबर हमने क्या पढ़ा है 2 गुने चौड़ाई। तो लंबाई बराबर 2 गुने चौड़ाई, चौड़ाई कितना निकाला 16 मीटर, यानी कि 2 गुने 16 मीटर, यानी कि 16 दूनी 32। अब आ गया हमारा, यहाँ पर हम लंबाई जान चुके हैं कि इस आयताकार प्लॉट की लंबाई क्या है 32 मीटर। हम अपने उत्तर विकल्प में देखते हैं, यहाँ रहा ये बी रहा 32 मीटर, तो हमारा उत्तर क्या है बी। दोस्तों आशा है कि आप लोगों ने आज के क्लास में कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हम कुछ सीख रहे हैं तो इस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें। आशा है कि आपने पहले के एपिसोड्स इसके देखे हैं, और अगर नहीं देखे हैं तो उन एपिसोड्स को भी देखें, आपको बहुत अधिक मदद मिलेगी। और आगे भी बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों, साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले क्लास में।